दोस्तों, आपको यह हिंदी स्टोरी अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। स्टेशन पर ट्रेन के आने से पहले बजने वाली इन घंटियों को गिनना मेरी पुरानी आदत थी। ना जाने क्यों इन पर घंटियों को सुनकर इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मुझे अपने ज़िंदा होने का परिणाम मिलता था। आज भी इसी एहसास के बीच में आगरा से दिल्ली तक का यह सफ़र पूरा कर रहा था। खैर, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी और ट्रेन में जल्दी चढ़कर पूरी सीट पर अपना कब्जा जमाने की पुरानी प्रथा तो लोग आज भी पूरा कर रहे हैं। लगभग 2 मिनट में ही खचाखच भरा हुआ प्लेटफॉर्म ट्रेन में सवार हो चुका था। मैं भी अब रेलवे की उस पुरानी बेंच में उठा जो मुझे हर स्टेशन पर मिल जाती है और अनायास मुझे अपनी ओर खींच लेती है। जैसा कि मैंने सोचा कि हाँ, मेरी बर्थ पर पहले एक से महाशय जागते हुए गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने अपने हाथ से उन्हें हल्के से हिलाकर बिल्कुल वैसे ही उठाने की कोशिश की जैसे सुबह सुबह कोई माँ अपने बच्चे को उठाती है। हालांकि उन्होंने भी मेरा पूरा साथ देते हुए छोटे बच्चे की तरह नींद के आगोश में अपने पैरों को थोड़ा सा समेट कर बिना उन्हें परेशान किए चुपचाप वहाँ बैठ जाने का इशारा किया। खैर, भारतीय होने की परंपरा का निर्वहन सफलतापूर्वक हो चुका था, इसलिए मैंने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा, भाई साहब, यह मेरी सीट है। पहली आवाज़ में ही गहरी नींद से उठकर उन्होंने मुझे गुस्से से इस कदर देखा जैसे बस आज मेरे जिंदगी का आखिरी दिन हो, और अपना कंबल लेकर ऊपर की बर्थ पर चढ़ गए। ऐसा मेरे साथ अक्सर ही होता है, इसलिए मुस्कुराकर मैं अपनी बर्थ पर बैठ गया और हमेशा की तरह नोवेल पढ़ने लग गया जो मैंने अभी भी स्टेशन पर बुक स्टॉल से खरीदी थी। ट्रेन को स्टेशन छोड़ लगभग 20 मिनट हो चुके थे और अब तक मैं अपनी नोवेल के लगभग 8 पन्ने पढ़ चुका था। तभी मेरी नज़र एक कंपाउंड में बैठी एक लड़की पर पड़ी। हल्के पीले रंग का सूट पहने वह मुझे कुछ परेशान सी दिखी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह थोड़ी सी घबराहट में है। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना टिकट यात्रा कर रही हो। बार बार पीछे मुड़कर वह टीटी के ना जाने का सोच रही थी। शायद सोच रही थी कि टीटी को थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटा लेगी। सामान के नाम पर अब उसकी गोद में महज एक छोटा सा बैग था। फिर थोड़ी देर बाद वह खिड़की की ओर हाथ कर सो गई और मैं भी अपनी नोवेल पढ़ने में व्यस्त हो गया। लगभग आधे घंटे बाद टीटी ने उसको उठाया और पूछा, कहाँ जाना है बेटी? अंकल, दिल्ली तक जाना है, उसने घबराहट और मासूमियत भरे लहजे में कहा। टिकट है? टीटी ने पूछा। हाँ अंकल, जनरल का है, लेकिन वहाँ चढ़ नहीं पाई इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। ठीक है बेटा, लेकिन 300 रुपये प्लेन टिकट लगेगी, टीटी ने कहा। लेकिन अंकल, मेरे पास तो 100 रुपये ही है। लड़की की आंखें अब थोड़ी सी भीग चुकी थी। ये तो गलत है बेटा, पेनल्टी भरना ही पड़ेगी, टीटी ने कहा। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में 100 रुपये ही है। कुछ परेशानी आ गई है इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई। बोलते बोलते वह रोने लगी। टीटी को उस पर दया आ गई और उसने 100 रुपये का चालान बनाकर उसे दिल्ली तक के सफ़र की अनुमति दे दी। टीटी के जाते ही उसने आंसू पूछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसे देखकर हंस तो नहीं रहा। फिर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन किया कि जल्दबाजी में वह पैसे रखना भूल गई और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कैसे भी करके दिल्ली स्टेशन पर उसे कुछ पैसे भिजवा दे, नहीं तो वह समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। इतना सब कुछ सुने और समझने के बाद मेरे मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि वो हो ना हो, यह लड़की कभी ना किसी मुसीबत में ज़रूर है। खींचा चला जा रहा था। मन कर रहा था कि उसे के पास जाकर इंसानियत के नाते उसकी मदद करूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह से सोचना और उसके पास जाकर उससे बात करना भी अजीब था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी ना हो और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। इतना सोचकर मेरे मन में भी विचारों का उथल पुथल शुरू हो गया था। बहुत देर तक उसे इस तरह परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय सोचने लगा जिससे उसकी मदद भी कर पाऊँ और उसकी आखिरी पन्ने पर मैंने लिखा, बहुत देर तक तुम्हें परेशानी में देख रहा हूँ। पैसा ना होने की बात जो तुम्हें फ़ोन पर किसी को बताई वह भी मैंने सुन ली। मैं जानता हूँ कि किसी अजनबी को इस तरह पैसे भेजना अजीब है और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी होगा, लेकिन
तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए इस किताब के साथ 800 रुपये तुम्हें बेच रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान ना लगे इसलिए नीचे अपना एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे तो मुझे ये पैसे वापस भी भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे यह पैसे वापस करो। एक अजनबी हमसफ़र एक चाय वाले के हाथों मैंने वह किताब उस लड़की को देने को कहा और चाय वाले को उस लड़की को मेरे बारे में बताने को मना किया। किताब और उसमें रखे पैसे मिलते ही लड़की ने मुड़कर इधर उधर देखा, लेकिन तब तक अपनी बर्थ पर कम्बल ओढ़कर सो गया था। उसे ट्रेन के उस डिब्बे की भीड़ में कोई भी नहीं दिखा जो उसकी ओर देख रहा था। थोड़ी देर बाद कंबल का एक कोना थोड़ा सा हटाकर मैंने उसकी ओर देखा। पैसे पाकर अब उसके चेहरे पर एक चमक आ चुकी थी और सुर्ख पड़े होठों पर एक मुस्कुराहट थी। उस दिन उसकी वह मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगा जैसे कई सालों से मुझे बस इसी मुस्कुराहट का इंतजार था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरे दिल उसके हाथों में थमा दिया। थोड़ी थोड़ी देर में चादर का कोना हटाकर उसकी ओर देखकर मैं सांसें ले रहा था। पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। जब नींद से जगा तब तक दिल्ली स्टेशन आ चुका था। मैंने उस सीट की तरफ देखा, वह लड़की जा चुकी थी, लेकिन सीट पर वही कागज पड़ा था जिस पर मैंने कुछ लिखा था। मैंने जल्दी से उतरकर वह कागज उठा लिया। कागज में दूसरी ओर उसने लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए आनंद पानन में घर जा रही हूँ। आज आपके लिए इन पैसों में से अपनी माँ को शमशान जाने पहले एक बार देख पाऊंगी। बीमारी की वजह से माँ को ज़्यादा वक्त तक घर में भी नहीं रखा जा सकता। आज आपकी वजह से मैं सही वक्त पर पहुँच जाऊंगी। आज मैं अपनी कर्जदार हूँ, जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी मुस्कुराहट मेरे जीवन की वजह गई। हर रोज़ पोस्टमैन का इंतजार करता और पूछता शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 2 साल बाद एक खत मिला, लिखा आपका कर्ज में अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह पता लिखा था और आखिर में लिखा था तुम्हारी अजनबी